हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, मैं आपको आज 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराऊंगा। और इसको कराने से पहले ना, जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे टाइम से टाइम। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आज के टाइम पे देखो बहुत जरूरी हो चुकी है। हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, क्योंकि मोटर्स लगी हुई है मोस्टली चीजों में, और वो सब चीजें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारे को इस चैप्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी को ही अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाला हूं। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सबसे पहले ना मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को जानता हूं। अब आपको लोगों को पता है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, जितनी भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बनी हुई हैं। और जो एटम्स होता है ना, उसके अंदर आपके पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है और या आपके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। इन दोनों चीजों से ही तो मिलकर बना हुआ है चार्ज, और यही क्या है? हमारे पास चार्ज है। अब आपको चार्ज के बारे में बात करूं तो चार्ज है, मेरे को इसको डिनोट किससे करा जाता है? क्यू से डिनोट करते हैं हम चार्ज को। और जो हमारी चार्ज की एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है कूलम। क्या होती है हमारी? कूलम। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करता हूं। आपके पास दो तरीके के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें ना एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो वो क्या आएंगे? उससे दूर। उसको क्या करेगा? वापस भेजेगा। अब देखो फोर्स क्या लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, भाग जाएंगे एक दूसरे से दूर। सेम चीज है यहाँ पे, माइनस माइनस है। अब ये देखेगा यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो क्या करेगा? उससे दूर भागेगा। मतलब सेम चार्ज जो होते हैं ना हमारे, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसी तरह से क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज के पास आएगा ना, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब जो हमारे पास नई टर्म आ रही है ना, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो एक ही बात है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है आई, कैपिटल आई। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। क्या होती है बच्चों? एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोले या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोले, तो ये होता क्या है? ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर आपका जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं भी कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब आप बोलोगे क्या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट होता है उसका। जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। तो यही पॉइंट है हमारा सेकंड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर मान लो लेफ्ट साइड से आपके इलेक्ट्रिक करंट आता है और राइट साइड को मूव कर जाता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या लिखोगे? राइट टू लेफ्ट। जस्ट उसका बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। सो इसमें हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मान लो ये जो दूरी है ना, ये मैंने इंफिनिटी को शो किया है। ये क्या है? इंफिनिटी दूरी पे है, और यहां पे क्या है? एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, यहां से इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, यहां इस पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी यूज होगी, वर्क डन यूज होगा, उस वर्क डन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो उसमें तो क्या हो रहा था, इंफिनिटी से एक पॉइंट को लेके आए थे, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कैरी किया था एक पॉइंट पे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं?
कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से। और इसकी जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी एसआई यूनिट होती है इसकी वी या फिर बोले वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं जिसको हम। अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या बन गया हमारे पास? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बन गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास ना ये फिजिक्स में ना इस टाइप की चीजें बहुत पूछी जाती है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन दो और 1 एम्पेयर की डेफिनेशन दो, 1 ओम की डेफिनेशन दो। आपको आगे ना आता रहेगा ये चीजें। अब आपको ना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब आप देखो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, आपको क्या करना है? इसी से बनाना है। अब देखो आपको पता है ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी से तो मेरा 1 वोल्ट आएगा। अब ये 1 है तो इसका मतलब क्या है? मेरा वर्क डन भी अगर 1 हो जाए और क्यू भी 1 हो जाए, अगर इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन को हमेशा खुद ही बनाऊंगा। देखो इस टाइप की डेफिनेशन ना हमेशा खुद बनानी होती है। तो मैंने क्या लिख दिया? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि मैंने क्या करा? वर्क डन की वैल्यू भी 1 बता दी और चार्ज की वैल्यू भी क्या बना दी? 1 कूलम बता दी और मेरा काम हो गया, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन गई। तो क्या मुझे याद करना पड़ा कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसी तरीके से आप किसी भी टाइप की अगर आपको 1 करके कोई भी डेफिनेशन फिजिक्स में पूछी जाती है तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले से ही उसकी डेफिनेशन को खुद से बना दोगे। तो देखो इसका ना एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है मैंने, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अब इसको न्यूमेरिकल में देखो क्या बोल रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यानी कि एक कूलम की चार्ज की बात कर रहा है वो, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्टेज ऑफ बैटरी। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब V की वैल्यू मेरे को 6 गिवन है, वर्क डन मुझे निकालना है और चार्ज मेरे को 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई? 6 जूल आ गई। और यही मेरा क्या है? आंसर है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो ये बहुत ईजी होते हैं। बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला लर्न कर लेना अच्छे से। अब मेरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आई होता है। अब मैं इसको बोलूं, अगर डेफिनेशन की फॉर्म दूं तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड। इट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर एक पर्टिकुलर एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितना फ्लो करेगा वो मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसकी ना फॉर्मूला हो गया मेरे पास आई का। आई क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना चार्ज 1 सेकंड में ट्रेवल करता है उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक करंट बोलूंगा। तो एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पेयर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देखो फिर से वही चीज आ गई है, 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो आप क्या करोगे? क्या याद करोगे इसको? नहीं, आप बिल्कुल भी याद नहीं करोगे। अब यहाँ 1 वैल्यू लानी है आपको, तो ये क्या होगा? अगर आप Q और T की वैल्यू 1 कर दोगे, यानी कि टाइम को 1 सेकंड कर दो, और Q मेरा जो चार्ज है उसको भी क्या कर दोगे? हम 1 कूलम कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? देखो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो मेरा आंसर जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा? 1 एम्पेयर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन हो गई है। तो हमेशा इस टाइप की डेफिनेशन को आपको फॉर्मूला यूज करके ही क्या करना है? आपको बनाकर दे देना है। अब देखो एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड भी दिया हुआ है हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब आपको चार्ज की वैल्यू क्या दी है? 1 कूलम दे रखी है। ये देखो मैंने क्या लिखा है? Q इज इक्वल टू 1 कूलम। और आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये हमने क्या कह रहा है? पहले पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेरे को नंबर ऑफ चार्ज E मिल गया मेरे को, क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक मेरे को दे रखा है कूलम चार्ज का। तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। अब मैंने क्या करना है? इनकी वैल्यूज पुट कर देनी। Q की वैल्यू मेरे को 1 गिवन है, N मेरे को निकालना है, और E की वैल्यू मैं जानता ही हूं। तो इधर N के साथ मल्टीप्लाई में था ये, तो इधर क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए। ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर है।
अब ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दे रखे हैं मैंने, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज होते हैं। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कभी भी पढ़ेंगे तो इन सिंबल्स का यूज ना हमेशा चलता रहेगा आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम सर्किट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे आगे, और वो सर्किट्स कैसे डिजाइन करे जाते हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखो, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा प्लस और माइनस सिंबल के साथ क्या है, ये है मेरा सेल। और अगर एक से ज्यादा सेल एक साथ इकट्ठे हैं तो वो क्या कहलाती है, मेरी बैटरी। अब ये देखो, ये सिंबल है ओपन स्विच का, ये क्या है, ओपन स्विच है। और अगर इसी के अंदर एक डॉट लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्लोज स्विच हो गया, ये क्लोज स्विच। अब इस ओपन स्विच का मतलब देखो, कुछ सोचेंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मैं ऑन कर देता हूं तो मैं उसको ओपन बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है, अगर आपका फैन ऑन है, अगर आपका फैन ऑन है, इट मीन्स कि आपका क्लोज स्विच है, आपने क्या कर रखा है, उसमें सिग्नल को आगे ट्रेवल करा रखा है। इस डॉट से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे सिग्नल था तो आगे भी वो ट्रेवल कर गया, और यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपका फैन ऑन नहीं होगा, लेकिन इस वाले केस में आपका फैन ऑन होगा। अब ये मैंने एक टर्म पढ़ी थी, आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। अभी आप सिर्फ सिंबल्स को ध्यान रखिए, आगे आपके ये धीरे धीरे सारी टर्म्स खुलती चली जाएंगी। एक टर्म होती है हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका सिंबल होता है हमारा रेजिस्टेंस जैसे ही होता है, बस इसमें ना एक एरो लगा होता है। अब वेरिएबल के नाम से पता चल रहा होगा, ये तो होगी ऐसी रेजिस्टेंस जो फिक्स होगी, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। बट ये क्या होगी, ऐसी रेजिस्टेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब एक ए होता है, एक सिंबल होता है ए, इसको बोला जाता है एमीटर। ये ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही एक V करके आता है इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, इससे हम वोल्टेज निकालते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। एक हमारा आता है गैल्वेनोमीटर, इसको G से डिनोट करता है, जो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है हमारे को। और अब एक बल्ब का सिंबल है, जो घरों में बल्ब यूज होता है ना लाइट के लिए, उस बल्ब का सिंबल होता है हमारा ये। और ये देखो, ये क्या है, एक वायर गई हुई है, और ये क्या है, दूसरी वायर गई हुई है उसके ऊपर से। बट इन दोनों वायर्स के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट नहीं है। इन दोनों वायर्स के अंदर क्या है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बस एक दूसरे के ऊपर से गई हुई है। तो ऐसे इसको बोलते हैं वायर्स विदाउट ज्वाइनिंग। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो हमारे को बहुत जरूरी थे याद करने। देखो, अब मैंने ना आपको एक सर्किट डायग्राम बना दिया है छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखो, सर्किट डायग्राम क्या है, अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी कि जो मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अभी आपको दिखाए थे, उनको अरेंज करने के बाद जो सर्किट डिजाइन करा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, सर्किट डायग्राम। अब देखो, मैंने इसके अंदर क्या यूज किया है, बैटरी यूज करी है। मैंने इसके अंदर क्या किया है, एक स्विच यूज करा है, जो कि क्या है, अभी क्लोज स्विच है। मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, मैंने एमीटर लगाया है, इसके अंदर वोल्ट मीटर, और बहुत सारी और भी चीजें लग सकती हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा है, क्या है, सर्किट डायग्राम है। तो आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था, दिखाने के लिए था कि सर्किट डायग्राम एक्चुअली में होता कैसा है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो आगे आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। देखो, ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स एक सेंटेंस थे, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट I is directly proportional to the potential difference V across the ends of a conductor if temperature and other physical condition remains constant। यानी कि आपका जो करंट होता है I, अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी चीज में से और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो क्या है, वो भी जाएगा ही। और वैसी बात है, दो पॉइंट के बीच में जब करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। तो इस सेंटेंस ने क्या बोला है कि जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता है, जब हम कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, जब इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। तो हमने क्या करा, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब देखो, V भी था और I भी था, तो इसका मतलब जो ये R है, यही क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब जो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस। आपने देखा था ना अभी डायग्राम में कि इसका सिंबल क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्या, रेजिस्टेंस। अब देखो, इसी फॉर्मूला से मैं क्या तीन फॉर्मूला नहीं बना सकता, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये फॉर्मूला मैं बहुत बार यूज करूंगा आगे जाके। एक मेरा फॉर्मूला बन गया। अब यहीं से मैं अगर I निकालूं तो I क्या हो जाएगा मेरा, I इज इक्वल टू मेरा V अपॉन आर हो जाएगा। ऐसे ही मैं R निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा R, V अपॉन आई हो जाएगा। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि रेजिस्टेंस, अब ये जो कांस्टेंट था इसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो ये ना
अब आपके पास कोई है, कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब मैं बोलूं क्या किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% हो सकती है इस दुनिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो अपोज होती है चीजें, कुछ ना कहीं तो रुकावट आती है। तो जब हम कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो उस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ करंट को ना अपोज करता है, रोकता है, उस करंट को आगे नहीं जाने देता है। ऐसा नहीं है कि 100% करंट को वो आगे भेज देता, कुछ करंट ना अपोज होता है। और जो अपोज वाली प्रॉपर्टी होती है ना कंडक्टर की, वही क्या कहलाती है, हमारी रेजिस्टेंस। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब देखो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास। एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की, ओम। क्या है, साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ये क्या है, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, एक सीधा डंडा, और उसके बाद क्या है, ऊपर कर्व होता है, और देन एक और सीधा डंडा। तो ये हमारा सिंबल क्या है, ओम। अब देखो आर का फॉर्मूला मैंने अभी पीछे पढ़ा था, आर इक्वल टू क्या हो गया मेरा, वी अपॉन आई। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन वही आ गया पहले जैसा कि 1 ओम की डेफिनेशन बताओ। अब 1 ओम की डेफिनेशन याद थोड़ा ना करेंगे हम लोग, हम आपको बता देंगे सीधे सीधे कि अगर 1 वोल्ट हो जाए और 1 ही करंट की वैल्यू हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ओम हो जाएगा। तो इसमें देखो डेफिनेशन क्या है, मैंने अरेंज खुद ही कर ली। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। तो ये तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। अब देखो हमेशा जो भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका डायग्राम किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, एक सीधे स्ट्रेट लाइन जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, V, और यहाँ पे क्या लिया है, करंट I। तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बना। अब देखो ऐसे केसेस में अगर मैंने इससे रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं, अब मैं इस ग्राफ का ना स्लोप निकालूंगा। स्लोप यानी कि डिफरेंस ऑफ दिस एंड डिफरेंस ऑफ दिस। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगा आगे कि स्लोप एक्चुअली में निकालते कैसे। अब आपको आगे एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है मैंने आपके लिए, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि स्लोप निकालते कैसे हैं। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपको रेजिस्टेंस पूछ ले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, उसका स्लोप निकाल देना है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन समझा देता हूं जिसमें आपको स्लोप निकालना सिखाऊंगा मैं। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर गिवन बिलो। यानी कि हमारे को आई की वैल्यू भी दे रखी है और वी की वैल्यू भी दे रखी है। देखो आई की वैल्यू क्या है, 0.5 है वहां, तो वहां पे वी की वैल्यू 1.4 है। 1 है वहां पे आई की वैल्यू, तो वहां पे वी की वैल्यू 3.4। 2 है जहां पे आई की वैल्यू वहां पे 6.7, 3 है वहां पे 10.2, 4 है वहां पे 13.2। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो ये तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम बहुत बार ग्राफ बना चुके हैं इस टाइप के। और आपको क्या करना है, कैलकुलेट आर करना है, जिसमें हम क्या किस चीज का यूज करेंगे, स्लोप का यूज करेंगे। तो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो मैंने क्या करा, ग्राफ बनाया, इधर मैंने आई को रिप्रेजेंट किया और इधर मैंने वी को रिप्रेजेंट किया। अब v की वैल्यूज देखो बड़ी थी, तो मैंने क्या करा, 1 का गैप लेके उसको 14 तक लिख लिया। और इधर जो मेरी y एक्सिस है, इस पे मैंने क्या लिख दिया, i 0.5 1 2 3। तो मैंने 0.5 जहां पे i की वैल्यू है वहां पे मैंने v की वैल्यू क्या कर दी, 1.6। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए और उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर लिया। और ये मेरा क्या तैयार हो गया, ग्राफ तैयार हो गया v एंड i का। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप होता है। अब जो स्लोप होता है ना, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन एक्स एक्सिस में क्या हुआ है और चेंज इन वाई एक्सिस में क्या हुआ है। तो यही क्या होता है, मेरा स्लोप कहलाता है। तो देखो क्या हुआ, डेल्टा वी के अंदर मैंने क्या किया, 1 और 2 वाले केस को ले लेता हूं मैं। यहां से यहां पे वी के अंदर चेंज क्या हुआ, 6.7 बन गया ना 3.4 थे, तो 6.7 माइनस 3.4 हो जाएगा मेरे पास। और आई के अंदर क्या चेंज हुआ है, 2 हो गया 1 से। तो क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया। और इस इक्वल टू मेरा आंसर क्या आ गया, 3.3 अपॉन 1 यानी कि 3.3। और यही मेरा क्या है, आर की वैल्यू है। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया है इसी केस का आपको। देखो व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अब मैं सबसे पहले ऐसे जो भी न्यूमेरिकल दिए जाए, आपको सबसे पहला काम होता है कि आप ना सबसे पहले गिवन लिख लो कि आपको दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो मेरे को करंट की वैल्यू दे रखी है। करंट क्या है मेरा, 2.5 मिली एम्पियर। अब मैं इसको मिली तो हटाना ही पड़ेगा, मेरे को एम्पियर में लेके आना पड़ेगा करंट, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है।
तो मैंने क्या किया 2.5 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं 1000 से, मिली से एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरी वैल्यू क्या आ गई 0.0025 एम्पियर। तो ये मेरा क्या आ गया करंट आ गया, आई दे रखा था मेरे को, और वोल्टेज भी मेरे को गिवन थी क्या है 12 वोल्ट। तो मेरे पास वी की आंसर भी है 12 वोल्ट। तो मेरे पास आई और वी दोनों थे गिवन, तो मैंने क्या कर दिया उनको चेंज कर लिया और वैल्यूज लिख दी। अब मेरे को आर निकालना है यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, वी अपॉन आई होता है। अब आपने क्या करा वी एंड आई दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया पुट कर दिया, और इससे आपका आंसर आ गया 4800 ओम, और ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है आपको एग्जामिनर कि दो चीज देके एक चीज आपसे पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसी से बाकी के फॉर्मूले तो आप बना ही सकते हो। सो गाइस अब हम इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिए, रेजिस्टेंस निकालना पढ़ लिया। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज हो चुकी है। अब रेजिस्टेंस को ना इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो सकती है, वो चीज हमें जाननी बहुत जरूरी होती है। इससे ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझो अब आप लोग। अब देखो सबसे पहला फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर देखो क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर एक कंडक्टर पहले इतना था और उस कंडक्टर की लेंथ मैंने बढ़ा के इतनी कर दी, तो इसका जो रेजिस्टेंस पहले आर होगा ना, वो अब जो नया आर डैश बनेगा ना वो क्या होगा ज्यादा होगा। आर डैश क्या होगा ज्यादा होगा पिछले आर से। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। और क्या होगा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा आर भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ेगा। सेकंड है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो नीचे लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका घट जाएगा। और उल्टा भी बोल सकते हैं हम, अगर एरिया घटा तो ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो कोई वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन अगर क्या होगा उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस के साथ जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो कैसा है, वो भी क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एक चीज होती है नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल देखो हर मटेरियल का अपना अलग अलग नेचर होता है, तो उनकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी अलग अलग ही होगी। तो जैसी भी हमें सिचुएशन चाहिए होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसी रेजिस्टेंस वाले मटेरियल को क्या कर लेते हैं हम यूज कर लेते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इससे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी बनाया हुआ है इसके लिए, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उससे पहले ना मैं एक टॉपिक और जानना चाहता हूं जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है उसका रेजिस्टिविटी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, रेजिस्टिविटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी सीखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये मैंने अभी पीछे पढ़ा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये भी मैंने अभी पीछे पढ़ा। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड रिलेशन से देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इनसे ही तो आया ये चीज, देखो L से डायरेक्ट था और एरिया से इनवर्स था, तो अब मैं बोल सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब मैंने हटाया तो मेरे पास क्या आता है कांस्टेंट वैल्यू आती है। और देखो ये जो ये सिंबल है ना इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रो। इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये क्या है कांस्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो अब यहां से रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया R इंटू ए अपॉन एल। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब आपकी जो एसआई यूनिट होगी इसकी, अब आप बोलोगे एसआई यूनिट क्या होगी, देखो एसआई यूनिट ना हम खुद ही बनाते हैं। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर इंटू लेंथ होता है, कुछ भी होता है मीटर स्क्वायर आती है। और नीचे क्या है लेंथ, उसकी भी क्या होती है मीटर। अब एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा ना, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी हमारी ओम मीटर। तो ये इसकी क्या होगी एसआई यूनिट। अब देखो ना मैं उसको
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। अब इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने आपको सारा बहुत अच्छे से बता दिया है। अब देखो, 8 ohm रेजिस्टेंस इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखो, एक वायर था कोई भी, उस वायर की जो पहली प्रॉपर्टीज थी वो देखो क्या थी, 8 ohm उसका रेजिस्टेंस था, और उसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, एल थी। लेट सपोज मैंने उसकी लेंथ एल मान ली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं मैं ए। क्या मैंने माना, ए। अब तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा क्या है, रो की फॉर्म में, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। मैंने क्या करा, देखो मैंने आपको बना के दिखाया। अब इसने बोला है, इसको क्या कर दिया, वायर को डबल कर दिया, यानी कि ये अगर मेरा वायर था तो इसको फोल्ड करके उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि वायर की मोटाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल, और लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, आधी। तो जो नई लेंथ आई है वो क्या हो गई, देखो L/2 हो गई, लेंथ क्या हो गई, L/2 बिकम्स हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया मेरे पास, डबल हो गया, पहले से डबल हो गया, 2A हो गया। तो अब यहां से एक चीज देखो, तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस हुआ, नया रेजिस्टेंस क्या हुआ मेरा, आर डैश मान लो, मैंने इसको क्या कर लिया, आर डैश सिंबल दे दिया। तो आर डैश क्या हो गया मेरा, रो एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, L/2, एरिया की जगह क्या लिखूंगा, 2A। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, अभी मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले आर के साथ ना इसका रेशियो ले लेता हूं, आर डैश अपॉन आर। तो आर डैश देखो क्या था मेरा, रो L/2 अपॉन 2A, और नीचे क्या है मेरे पास, पुराने वाला रेजिस्टेंस है, तो वो क्या था मेरा, रो L/A था। अब देखो क्या क्या कट गया, मैंने काट दिया, रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, और ए से ए कट गया। तो अब मैंने इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया, आर डैश यानी कि नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 आ गया मेरे पास, इसको काट कूट के। तो यहां से देखो मैंने क्या करा, पुराने रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को पता थी 8, तो मैंने क्या करा, इसको पुट कर दिया, तो यहीं से मेरी वैल्यू निकल गई, आर डैश इज इक्वल टू, ये 8 उधर चला जाएगा तो 8/4 आ गया। अब मैंने इसको कट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2। तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस आया वो क्या आया है, 2 ओम। क्या है मेरे पास नया रेजिस्टेंस, 2 ओम। और नेक्स्ट क्लास में हम ना आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन सिखाएंगे, वो पैरेलल सीरीज और हमारा जो आता है ना पैरेलल सीरीज वगैरह, उसके बारे में हम सीखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी, तो उसको देखना ना भूलिए। और तब तक के लिए आप क्या करें, अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल को शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ अपना कोर्स कवर कर सकें।